हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं विज्ञान विषय के आईएमपी क्वेश्चन अध्याय 1 से 13 तक। एक ही वीडियो में हम लेकर आए हैं अध्याय 1 से 13 तक। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने जा रही है 22 फरवरी को एमपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय के मोस्ट प्रश्न हम लेकर आए हैं। विज्ञान विषय के अध्याय 1 से 13 के एक ही वीडियो में अध्याय 1 से 13 के मिलेंगे और बहुत शानदार प्रश्न हमने इनको बहुत मेहनत से निकाले हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। तो सब प्यारे विद्यार्थी वीडियो पर बने रहना, क्योंकि पुराने विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उनके जितने भी हमने सब्जेक्ट में आईएमपी प्रश्न बताए हैं उसमें से लगभग बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 10 के नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, उनको भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हमने बहुत शानदार प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक बात ध्यान से सुनिए, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, कमज़ोर विद्यार्थी के लिए हम टॉप 20 क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, वो आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द। उसका वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा। तो सिर्फ 20 प्रश्न पढ़िए और विज्ञान में पास हो जाइए। उनके लिए टॉप 20 क्वेश्चन है। ये प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए है जो अच्छे नंबर ला सकते हैं, 75 में से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रश्नों को देखिए, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी होंगे, आईएमपी समझकर ही पढ़ लीजिए। जो प्रश्न याद नहीं हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न इतने शानदार हमने निकाले हैं, क्योंकि पूरा पेपर इसी में से यूँ मान लीजिए बनकर आने वाला है। यूँ मान लीजिए 4-5 प्रश्न आउट रह सकते हैं, बाकी सारा प्रश्न इसी में से आपके पेपर आपके बनकर आने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको याद होंगे भी। चलिए अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1। अध्याय 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, अध्याय 1 का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला प्रश्न है आपका, मोबाइल की स्क्रीन पर वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है? यह आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। इसमें से आपको बहुत सारे याद भी होंगे, जो याद नहीं है उनको तैयार कर लीजिएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न की बात कर लेते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा प्रश्न हम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से लगभग फंसने की बहुत सारी संभावना है। जो कमज़ोर विद्यार्थी उनके लिए टॉप 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ये आपका 5वां प्रश्न हो गया। 6ठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, एक तो संक्षारण और एक विकृत गंधिता, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ के जाना आप, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, देखिए प्रश्न की संख्या थोड़ी हमने ज़्यादा रखी है। अपघटन या वियोजन से क्या समझते हो? उदाहरण दीजिए। अगली बात कर लेते हैं, अध्याय 1 का 9वां प्रश्न है आपका, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन और विस्थापन दोनों, ठीक है। अगला 11वां प्रश्न है आपका, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। अगला आपका 12वां प्रश्न है, निम्न शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, एक संतुलित समीकरण आएगी, संतुलित करना आपको आते होगा। ये हमने दी है, एक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल वेक्टर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना ही आते होगा आपको। अगला 13वां प्रश्न है, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं? अगला आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण दीजिए। 15वां प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहती है? देखिए, प्रश्न हम ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि विज्ञान का पेपर थोड़ा हार्ड आता है। कहाँ से पेपर बन जाए, तो हमने अंदर से भी इनके प्रश्न लिए हैं, ठीक है। अगला अध्याय 2 पर आ जाइए। जो कमज़ोर विद्यार्थी उनके लिए मैं 20 प्रश्न दे दूंगा। ओनली 20 प्रश्न तैयार करो और अच्छे नंबर प्राप्त करो। ये अच्छे विद्यार्थियों के लिए है, और कमज़ोर विद्यार्थी इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, याद करना चाहें आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2 का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। पहला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। चलिए दूसरा देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। चलिए अगला देख लेते हैं, ब्लूप्रिंट तो आपको याद हो गई, सही है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं।
चौथा प्रश्न है दोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। दोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग आ सकते हैं। चलिए निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। पहला है विरंजक चूर्ण, दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, छठा प्रश्न देख लीजिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न है सातवां, अम्ल एवं क्षार में कोई चार अंतर लिखिए। यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न बिल्कुल बनकर आने वाला और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद होगा, है ना। अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखना, बहुत शानदार प्रश्न है और सभी विद्यार्थियों को याद होगा, 4 नंबर में छप सकता है। निम्नलिखित के दो उपयोग लिखिए। दो उपयोग पूछ सकता है। पहला बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोने का सोडा। इस चारों में से एक का आ सकता है कि दोने का सोडा के दो उपयोग लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए, बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, एक आएगा सिर्फ। ठीक है, चलो अगला है पीएच स्केल किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, पीएच स्केल किसे कहते हैं। उसके बाद जो है 10वां प्रश्न आपका, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए 11वां प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं। 12वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। चलिए अध्याय 3 पर आ जाओ। अध्याय 3 का नाम है धातु एवं अधातु। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में विभेद कीजिए। धातु अधातु में विभेद आ सकता है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर और भौतिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चौथा प्रश्न आपका, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क, गेंग। ठीक है, अयस्क की परिभाषा दीजिए, एक पूछ सकते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं। गेंग की परिभाषा दीजिए, आपसे ये पूछ सकते हैं। खनिज की परिभाषा दीजिए। 5वां प्रश्न देख लीजिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। ठीक है, 6ठा प्रश्न, इसमें से बहुत सारे आपको याद होंगे, जो याद नहीं उनको तैयार कर लो। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए 7वां प्रश्न देख लीजिए, दावनिक सोनोरस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अगला है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ समझाइए। चलिए 9वां प्रश्न आपका, धातुओं के 5 भौतिक गुण लिखिए। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में विभेद कीजिए। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म में से एक आ सकता है आपका। ठीक है, आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। अगला है मिश्र धातु किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कारण लिखना है, कारण लिखिए। पहला कारण है आपका, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। अध्याय 4 पर आ जाओ। अध्याय 4 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। पहला है साबुन एवं अपमार्जक में 4 अंतर लिखिए। अंतर वाले 2-3 प्रश्न आपकी बनकर आएंगे वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, दूसरा है साबुन अपमार्जक वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखना है। अगला है तीसरा है एल्किन एवं एल्काइन की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। चौथा प्रश्न आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। एक अभिक्रिया पूछ सकते हैं आपसे या 2 अभिक्रिया पूछ सकते हैं। पहली है हाइड्रोजनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। चलिए 5वां प्रश्न आपका, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए तथा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। 6ठा प्रश्न है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखना है। A3C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। 8वां प्रश्न है, मीथेन CH4 की बिंदु संरचना बनाइए। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का एक एक उदाहरण लिखिए। 10वां प्रश्न आपका, प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। अगला है आपका, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 12वां है, साबुन की सफाई प्रक्रिया समझानी है। अगला प्रश्न है 13वां, किण्वन से आप क्या समझते हैं। 14वां प्रश्न है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। 15वां प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगले पार्ट पर आ जाइए। अध्याय 5 है जैव प्रक्रम।
अंक 8 नंबर का पाठ है। मानव के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ से एक चित्र आ सकता है, ठीक है, हमने दे रखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चित्र। मानव के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मानव के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये चित्र यहाँ से आना है। उसके साथ में हमने प्रश्न भी दे दिए 2-5। रक्त एवं लसिका में 4 अंतर, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, धमनी एवं शिरा में अंतर, वायवी अवायवी श्वसन में अंतर, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखिए। मनुष्य के हृदय की कार्यविधि का वर्णन कीजिए, 10वां हो गया। 11वां है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। अगला है भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। अगला है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। अगला है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है। ठीक है, अगला अध्याय ये 6 नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय 6 है। चलिए, पहला है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अगला है स्टार बना हुआ है मनुष्य के मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिक्स पसने वाला है चित्र यहाँ से। मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्त्रायु ग्रंथियों के नाम एवं उनके स्त्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। अगला है 4 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। 6ठा है। चलिए आप देखते जाइए, अब मैं बोलूँगा नहीं कि वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है अपना। ठीक है, अपन क्या करते हैं आप देखते चाहिए। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य। 8वां है प्रतिवर्ती क्रियाविधि का सचित्र वर्णन। अध्याय 7 पर जाओ, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, अध्याय 7 है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पहला। दूसरा है द्विखंडन बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है। तीसरा है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए। चौथा है जनन क्यों आवश्यक है। 5वां है परागण किसे कहते हैं। 6ठा है एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। 7वां है कायिक प्रवर्धन क्या होता है। 8वां है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। 9वां है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। स्वपरागण क्या होता है। 11वां अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को 4 चरणों द्वारा क्रमवार आरेख खींचकर स्वपरागण और परागण में अंतर लिखिए। 12वां। चलो अध्याय 8 पर अनुवांशिकता। पहला अनुवांशिकता किसे कहते हैं। दूसरा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, कारणों को समझाइए। तीसरा गुणसूत्र का कार्य व महत्व समझाइए। चौथा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। महिला एवं पुरुष के गुणसूत्र में क्या अंतर है। 5वां है मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। 6ठा है मेंडल को प्रभावितता के नियम को समझाइए। 7वां है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। 8वां है मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। 9वां अध्याय पर जाओ प्रकाश पर। यहाँ से एक सवाल आएगा, ठीक है, सवाल भी दे रखा मैंने। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक सवाल फिक्स बनकर आएगा 2 नंबर में। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। 5वां है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। 6ठा है आवर्धन को परिभाषित कीजिए। 7वां लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। 8वां है गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। 9वां है गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। 10वां है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। 11वां है एपिसरी लेंस किसे कहते हैं। 12वां है अवतल लेंस दर्पण के उपयोग लिखिए। 13वां है द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं। 14वां है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तब क्या होता है। 15वां है एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन का कोण मान क्या होगा। 10वां अध्याय पर आ जाइए। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। प्रिज्म से स्रोत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। अथवा में यह ऐसे भी आ सकता है वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए। दूसरा है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। चौथा है कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख क्यों बनाइए। 5वां है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। 6ठा है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। 7वां है हम वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। 8वां है निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं। 9वां है दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं। 10वां है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 11वां है दूरदर्शी दोष क्या है। दूरदर्शी दोष का निवारण लिखिए। अध्याय 11 पर आ जाओ, है ना। 13 अध्याय टोटल, 11 12 13 और बच्चे अपने। ठीक है, देखते चलिए।
ओम का नियम लिखिए, पहला प्रश्न। दूसरा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तीसरा है विद्युत धारा किससे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विभवांतर किससे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। छठा है विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन दो धातुओं का उपयोग किया जाता है। सातवां है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम लिखिए। आठवां है विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या है। 9वां प्रश्न है विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले निम्नलिखित अवयवों को एक ऋण चिन्ह बनाइए। ऋण चिन्ह वाला फिक्स आएगा, देखिए ऋण चिन्ह बनाना सीख जाना। विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब, वोल्टमीटर अथवा विद्युत परिपथ में उपयोग कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। ठीक है, ये ऋण चिन्ह आ सकते हैं आपके। 12वां है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलती रहती है। चलिए, पहला प्रश्न है अध्याय 12 का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। दूसरा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तीसरा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। पांचवा है किसी विद्युत परिपथ में लघुपातन कब होता है। छठा विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। सातवां है गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। आठवां है फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। नौवां है घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। अध्याय 13 हमारा पर्यावरण है ना, सॉरी मिसप्रिंट हो गया था। पहला प्रश्न है ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है पारितंत्र किसे कहते हैं। तीसरा है सार्वहारी क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। चौथा है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पांचवा विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। छठा है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। सातवां है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। आठवां है ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। नौवां है उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 10वां है पर्यावरण संरक्षण क्या है। ये थे आपके अध्याय 1 से 13 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। हमने टॉप क्वेश्चन इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न याद होंगे, जो याद नहीं है उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे। आईएमपी समझ के पढ़ लेना, बट इन प्रश्नों को अवॉइड मत करना, इनको पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें से हमने बहुत मेहनत से इनको हमने तैयार किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन हम लाने वाले हैं, तो कमज़ोर विद्यार्थी 20 प्रश्न को तैयार कर लेना, आपको विज्ञान में पास हो जाओगे। तो पास होने वाले के लिए 20 प्रश्न हम लाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।